महता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चला रखी थी, जो अभी अगस्त माह में एग्जाम है, उन दृष्टिकोण से हम एमए फाइनल का जो 6th पेपर है नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल के अंदर हमने दो पार्ट के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी का अध्ययन कर लिया था। आज हम सेक्शन सी के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा किसी एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उस प्रश्न पर अपने विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये नंबर पिछले साल यदि देखें 20 अंक का आता था जब 3 क्वेश्चन आते थे। अब की बार चूंकि एक प्रश्न आने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके नंबर बढ़ेंगे। हो सकता है ये 35 से 40 नंबर का एक प्रश्न, तो 100 में से 35 नंबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परसेंटेज में। तो इसलिए ये जो 5 से 6 प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि पिछले सालों के जो पेपर हैं उन पेपरों को मद्देनजर रखते हुए उन प्रश्नों में से ही उन प्रश्नों को उठाया गया है। तो इन प्रश्नों का ऐसा नहीं है प्रश्न एक ही आने वाला है, ऐसा हमने इंपोर्टेंट बताए 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। यानी इन बड़े प्रश्नों को आप तैयार करोगे तो लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी कहीं न कहीं 1-2 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो उन प्रश्नों को भी आपके लिए, और आगे जो नेट के एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियो काफी सहायक रहने वाला है। तो चलो अपने देखते हैं नगरीय भूगोल जो अर्बन ज्योग्राफी है 6th पेपर, उसके अंदर 2021 के अंदर पार्ट सी के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 पर हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन सी और खंड से के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आ जाता है नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए, या नगरीय भूगोल को यानी परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन कीजिए। ये प्रश्न तो आया हुआ है 2018 के अंदर। क्या दे दिया? नगरीय भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब 2019 के अंदर ये प्रश्न रिपीट हुआ, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नगरीय भूगोल को परिभाषित करते हुए उनके विषय क्षेत्र एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो अब की बार क्योंकि 20 में ये प्रश्न नहीं आया, तो 21 में भी ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। और निश्चित रूप से यानी नगरीय भूगोल है, नगरीय भूगोल का ही यानी ये अर्थ या परिभाषा पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये प्रश्न आने के यानी बहुत अधिक चांस है। तो इस प्रश्न के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले कौन कौन से मोस्ट प्रश्न उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया नगरीय भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न आता है यूनान एवं रोमन काल के नगरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यानी इससे पूर्व 2020 के अंदर पिछली बार इसमें से प्रश्न पूछा गया यूनान एवं रोमन काल के नगरों की उत्पत्ति से संबंधित उत्पत्ति के बारे में समझाइए या उनकी व्याख्या कीजिए। तो अब की बार प्रश्न इसी में बन सकता है यूनान एवं रोमन काल के नगरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूनान और रोम के अंदर जो नगर थे उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, भी उनकी कलात्मकता कैसी थी, उसमें यानी किस तरीके से डिजाइन किया गया था, मैप क्या था, उनकी विशेषताओं के बारे में यानी उन नगर की बसावट, पेयजल की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, उसके बारे में यानी उस नगर की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना। तो ये प्रश्न 2018 में आ गया, 19 में भी नहीं आया, 20 में भी नहीं आया, 21 में इस प्रश्न के आने के बहुत अधिक चांस है। इसके अलावा थर्ड हम देखें विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियों एवं प्रारूप को समझाइए। विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां तथा प्रारूप को समझाइए। तो ये एग्जाम 2019 में आ चुका है। 2020 के अंदर इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि भारत में 1901 से नगरीकरण की प्रवृत्ति को समझाइए। तो अब की बार विश्व संदर्भ में पूछ सकता है कि विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियों एवं प्रारूप को समझाइए। तो 2019 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अब की बार 2021 के अंदर। इसके अलावा चौथा प्रश्न जो थर्ड यूनिट के अंदर आता है उसको भी हम देखते हैं कि क्रिस्टोलर द्वारा प्रतिपादित केंद्र सिद्धांत की वर्णन कीजिए। यानी वाल्टर क्रिस्टोलर ने जो केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था नगरों से संबंधित, उसके
बारे में अध्ययन वर्णन करना है क्रिस्टोलर का सिद्धांत। ये प्रश्न तो 2019 में सीधा दिया गया था कि क्रिस्टोलर द्वारा प्रतिपादित केंद्र स्थलखंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। 2018 में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमाया गया। प्रश्न क्या था कि क्रिस्टोलर द्वारा प्रतिपादित केंद्र स्थल सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी उस सिद्धांत के क्या तो डिमेरिट थे, क्या उसकी यानी विशेषताएं थी जिसके कारण वर्तमान परिदृश्य में भी ये यानी क्रिस्टोलर का सिद्धांत हम एमए के सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यानी उसकी समालोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो अब की बार भी ये यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यानी ये बनने वाला है क्रिस्टोलर वाला। और नंबर 1, इन दो प्रश्नों को तो बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना है। तो मैंने बता दिया, यानी ऐसा नहीं है हमने यानी प्रश्न ही 2 पढ़ के आए, 2 में से 1 ही नहीं आया, तो हमारे 100 में से तो 35 नंबर तो मान के चलो वैसे कम हो गए। तो इसलिए ये जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जो कुछ प्रश्नों पर मैं विशेष इंगित कर रहा हूं उनको तो आप बारीकी से अध्ययन करना ही करना है। अब नंबर 4 प्रश्न का हमने देख लिया, अभी 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में नहीं आया, तो 21 में इसके आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, नगरीय संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नगरीय संरचना के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें यानी अलग अलग सिद्धांत दिए थे, चाहे बर्गेस का सिद्धांत हो, यानी वो सिद्धांत 5-6 उन सिद्धांतों के बारे में यानी वर्णन हमें इसके अंदर करना है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर देखना है क्योंकि नेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2018 में आया, नगरीय संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 19 के अंदर किस प्रकार पूछा गया कि नगरीय संरचना के विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए, यानी एक नया शब्द जोड़ दिया। जिस प्रकार 2018 और 19 के अंदर जहां जोड़ा गया था उद्देश्यों को जोड़ दिया। पहले विषय क्षेत्र को सीधा पूछा गया, नगरीय भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरी बात, नगरीय भूगोल को परिभाषित करते हुए विषय क्षेत्र एवं उनके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। उसी प्रकार इसके अंदर भी ऐड किया गया है कि नगरीय भूगोल की संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करते हुए उनके प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए। तो थोड़ा इसमें ऐड किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आप देखते हैं, ग्रामीण नगरीय सीमांत की मुख्य विशेषताओं का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमांकन की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी 2018 के अंदर 2019 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने पहले भी जब नगरीय भूगोल को यानी शुरुआत की थी पहली वीडियो में, तो हमने देखा था मास्टर प्लान, चाहे वो नगर का हो, किसी शिक्षण संस्थान का हो, या किसी को मैनेजमेंट तरीके से हम करते हैं प्लान वाइज, तो वो चीजें बड़ी इफेक्टिव होती है और वो कारगर भी होती है। तो यहाँ दिया गया है कि एक नगर की मास्टर योजना यानी मास्टर प्लान से आप क्या समझते हैं, और नगर के मास्टर योजना के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं और उनको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यानी एक तो प्रश्न सीधा बन जाता है कि जयपुर के मास्टर प्लान का विस्तार से अध्ययन कीजिए, या प्रश्न को बढ़ा के देता है कि नगर के मास्टर प्लान की योजना से आप क्या समझते हैं, नगर के मास्टर योजना निर्माण के विभिन्न अवस्थाओं को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का वर्णन इसके अंदर करना है। ये प्रश्न भी 2018 में आ चुका है। यदि इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो अब यानी ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है, इसमें से निश्चित रूप से 100% है कि 1 नहीं 2 नहीं 3% मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं सर ने बता दिया 3, ऊपर वाले 3 देख लेते हैं या नीचे वाले 3, तो उसमें आपको प्रश्न सारे तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ये मिलता है कि बीच में से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे क्रिस्टोलर का सिद्धांत है कि बाजार क्षेत्र सिद्धांत या प्रशासनिक क्षेत्र के का मान को प्रकट कीजिए, तो यानी उसमें से बीच में से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्रिस्टोलर का सिद्धांत पढ़ लिया तो छोटा जो प्रश्न बनता है 7 नंबर का प्रश्न बनता है वो इसमें से आने की संभावना है, या 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है। फर्स्ट प्रश्न कर दिया नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है।
तो इसलिए प्रश्न को, सभी प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अब हम फर्स्ट प्रश्न को ही लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? 2018 और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि नगरीय भूगोल है तो नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए, या नगरीय भूगोल को इस प्रकार से भी दे सकता है, नगरीय भूगोल का अर्थ, उनकी परिभाषा, विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या उनको उद्देश्यों के साथ भी जोड़ सकता है। तो देखिए, जो नगरीय भूगोल का पहले तो हम देखते हैं सामान्य अर्थ क्या है। तो नगरीय भूगोल बेसिकली अंग्रेजी भाषा का जो अर्बन ज्योग्राफी है उसका रूपांतरित शब्द है नगरीय भूगोल। किसका? यानी नगरीय भूगोल भूमिका के अंदर अपने क्या लिखे उसको मैंने थोड़ा सा बताया भी। प्रश्न को अपने व्यवस्थित रूप से करते हैं तो उसमें मार्क्स भी बढ़िया तरीके से आते हैं। तो पहले भूमिका लिखें, भूमिका के अंदर नगरीय भूगोल का अर्थ हम अपने लिखेंगे। तो नगरीय भूगोल अंग्रेजी भाषा के अर्बन ज्योग्राफी का रूपांतरित रूप है नगरीय भूगोल, यानी इंग्लिश में अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं और उसका रूपांतरण क्या है? नगरीय भूगोल है। और जो ये नगरीय भूगोल है जिसको हम कहते हैं यानी अर्बन, तो अर्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक तो क्या है? यानी अर्बोस, यानी क्या हो गया? अर्बोस, अर्बोस यानी क्या हो गया? अर्बोस शब्द से, यानी एक हो गया अर्बोस जिसका तात्पर्य क्या हो गया? नगर। तो यानी अर्बन शब्द की जो उत्पत्ति, अर्बन जो अंग्रेजी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, एक तो क्या हो गया यानी अर्बोस और दूसरा अर्बानुस, या ये अर्बानुस, तो यानी दो शब्दों से मिलकर बनी है। यानी यूआरबीएस यानी अर्बोस, दूसरा यदि हम बात करते हैं URBANUS अर्बानुस, यानी दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो नगरीय भूगोल यदि हम देखें तो अर्बन ज्योग्राफी का रूपांतरित शब्द है नगरीय भूगोल। और नगरीय भूगोल जिसको कहते हैं अर्बन, यानी अर्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों अर्बोस और अर्बानुस से हुई है। और अर्बोस का मतलब है नगर और अर्बानुस से तात्पर्य क्या है? नगर से संबंधित होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नगरों का जो अध्ययन करने वाला जो भूगोल है वो क्या होगा? नगरीय भूगोल होगा। तो नगरीय भूगोल जिसको अर्बन यानी ज्योग्राफी का रूपांतरित शब्द है नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल अर्बन कहते हैं। अर्बन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द है अर्बन, और जिसको लैटिन भाषा के दो शब्दों अर्बोस और अर्बानुस जिसका नगर से संबंधित बातें हैं। तो इस प्रकार यानी नगरों का जो भूगोल है, नगरों का जिस भूगोल में अध्ययन करेंगे वो नगरीय भूगोल है। और अर्बन ज्योग्राफी है या नगरीय भूगोल है, भूगोल की एक नवीनतम शाखा है। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के क्या है? नगरों व उनके विवरण या उसका विकास या उसका जो नियोजन है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नगरों का भूगोल। और इसमें सभी प्रकार के नगरों का विकास कैसे हुआ, उसमें नियोजन से संबंधित सभी भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या? यानी नगरीय भूगोल के अंदर, इसके अंदर नगरों का भूगोल है, इसमें सभी प्रकार के नगरों, उनका विकास, नियोजन से संबंधित भौगोलिक कारकों, भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल की एक नवीनतम शाखा है। तो ये चीजें तो आ जाएगी बेसिक सामान्य अर्थ के अंदर, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि जो नगरीय भूगोल है जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी का रूपांतरण है नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल को कहते हैं अर्बन। तो अर्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्बोस यानी URBS प्लस अर्बानुस शब्द से मिलकर बनी है। अर्बोस का मतलब है नगर और अर्बानुस का मतलब है नगर से संबंधित। तो इस प्रकार यानी नगरों का जो भूगोल है वो नगरीय भूगोल, नगरों का अध्ययन जिस भूगोल में करेंगे वो नगरीय भूगोल है। इसमें सभी प्रकार के नगरों
तथा उनका विकास कैसे हुआ, उसके नियोजन से संबंधित विभिन्न यानी भौगोलिक पहलू का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो नगरीय भूगोल का विषय यदि हम देखें तो मानव भूगोल की एक शाखा है नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल के अंदर चूंकि मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसके अंदर यानी उस विषय का क्रमबद्ध सामयिक रूप में यानी अध्ययन किया जाता है। इसके कारण एक नगरीय भूगोल आधुनिक भूगोल हो गया, जिसके अंदर नगरों से संबंधित नगर का निर्माण कैसे हो, नगर के अंदर क्या क्या प्लानिंग हो, इसके अंदर नगर के भावी विकास की क्या क्या योजनाएं हो, नगर के अंदर जल है, वायु है की समुचित व्यवस्था हो, या उसके अंदर प्लानिंग हो ताकि अधिक से अधिक क्या मिले यानी लोगों को सुविधाएं मिले जो नगर के अंदर निवासित करते हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी दो तीन डेफिनेशन को देखते हैं कि नगरीय भूगोल की परिभाषा क्या है। तो उस परिभाषा के बारे में देखें तो नंबर 1 परिभाषा लेंगे ग्रिफिथ टेलर। तो टेलर ने क्या कहा, नगरीय भूगोल में नगर के बसाव स्थान, नगरीय भूगोल में नगर का जो बसाव स्थान है यानी भूमि, फिर क्या है उस नगर का प्रादुर्भाव कैसे हुई, उस नगर का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका नगर का प्रारूप कैसा है, आयताकार है या ग्रिडाकार है या अव्यवस्थित, नगर का प्रारूप क्या है, उस प्रारूप तथा वर्गीकरण के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। ये परिभाषा किसने दे दी, ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर को यानी हम परिभाषित करना चाहें तो नगरीय भूगोल नगर का बसाव स्थान यानी उस क्षेत्र की जो भूमि है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रारूप तथा वर्गीकरण का अध्ययन जिस भूगोल में करते हैं वो भूगोल है नगरीय भूगोल। तो ये परिभाषा होगी किसकी, ग्रिफिथ टेलर महोदय की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी.एस. घोषाल की। घोषाल महोदय की नगरीय भूगोल की परिभाषा में देखते हैं कि नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। नगरीय भूगोल भौगोलिक स्थानों का यानी क्या है, अध्ययन है। नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश से लिए सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। बेसिक सी बात है कि नगर है, नगर आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सेवा का कार्य करते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के उत्पाद हों, उन उत्पादों से जो तैयार माल है उसको यानी बाजार या गांव क्षेत्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। इसी प्रदेश के सारे, इसी प्रदेश यानी नगर के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उस प्रदेश के सारे ही नगर जीते हैं, तब इसी के लिए ही जन्म लेते हैं। वे नगर की जो उत्पत्ति है वो आसपास वाला जो नगर का प्रभाव क्षेत्र होता है, अम्लैंड क्षेत्र होता है, उस अम्लैंड क्षेत्र के अंदर यानी सेवाएं देता है, बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे वो दूध है या अनाज उपयोग करता है। तो इस प्रकार नगर एक प्रदेश के सारे आसपास के जो अम्लैंड क्षेत्र है सारे जीता है और इसी के लिए जन्म लेता है। नगर की उत्पत्ति भी उसी प्रकार से होती है। तो इस प्रकार यानी जी.एस. घोषाल ने कह दिया कि नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। पहली बात तो क्या कह दिया, नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है, और ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश के लिए क्या सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और इसी प्रदेश के सारे जीते हैं, इसी के लिए जन्म लेते हैं। ये परिभाषा किसने दे दी, जी.एस. घोषाल महोदय ने। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। पहली बात तो जी.एस. घोषाल ने ये कह दी। इसमें बाद में इसने जोड़ दिया ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के जो प्रदेश के सेवा के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इसी के लिए जीते हैं और इसी के लिए जन्म लेते हैं। ये कह दिया जी.एस. घोषाल के अंदर। तो ओवरऑल यदि हम देखना चाहें, नगरीय भूगोल है वो नगर का जो बसाव क्षेत्र है, नगर की उत्पत्ति है या नगर का प्रादुर्भाव है, उसका प्रारूप है, उसका वर्गीकरण का अध्ययन जिस भूगोल में करेंगे
वो भूगोल ही बेसिकली क्या है, नगरीय भूगोल है। तो रटने की आवश्यकता नहीं, पहले इसका अर्थ लिखो। नगरीय भूगोल अंग्रेजी भाषा का अर्बन ज्योग्राफी का रूपांतरित शब्द नगरीय भूगोल है। और अर्बन शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों अर्बो प्लस अर्बानुस हुई है, जिसका नगर या नगर से संबंधित बातें हैं। तो इस प्रकार नगरीय भूगोल शाब्दिक अर्थ में नगरों का भूगोल है, और इसमें सभी प्रकार के नगरों तथा उसके विकास नियोजन से संबंधित भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन जिस भूगोल में करेंगे वो भूगोल बेसिक सी नगरीय भूगोल के अंदर आ जाता है। तो ये तो आ जाता है नगरीय भूगोल का, यानी परिभाषा आ जाएगी। परिभाषाएं और भी दे सकते हैं, लेकिन जो परिभाषाएं 2 या 3 परिभाषाएं परफेक्ट होती है, तो मैंने बता दिया पहले आपको भूमिका, फिर आपको रेखा चित्र। इसका रेखा चित्र मैंने बोर्ड में कम स्थान था, और वो यानी नगरीय भूगोल ये शब्द है, फिर अंग्रेजी इसका डायग्राम बना के इसको 2 शब्दों से बनिए, नगर और नगर से संबंधित। इस प्रकार नगरीय भूगोल, नगरों का भूगोल, इस प्रकार इसका एक रेखा चित्र डायग्राम बना के बढ़िया तरीके से यानी प्रस्तुत करना ताकि अच्छे नंबर आए। फिर उसकी 1-2 परिभाषाएं दे दो। ग्रिफिथ टेलर नगरीय भूगोल नगर के बसाव स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जीएस घोषाल के। अब हम देखते हैं नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। उस विषय क्षेत्र पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि नगरीय भूगोल बेसिकली है क्या, तो उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नगरीय भूगोल बेसिकली है क्या, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए नगरीय भूगोल के बारे में यदि हम देखना चाहें तो नगरीय भूगोल का जो विषय है बड़ा ही लचीला है और एक गतिशील सब्जेक्ट है नगरीय भूगोल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे उसके सामने समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को भी यानी नगरीय भूगोल में शामिल किया जाता है। जैसे जैसे नगर के अंदर आबादी यानी जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो प्लानिंग है, योजनाएं, उनको उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। नगर की नवीन प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, जैसे आधुनिकरण नगरों की कई प्रकार की समस्याएं, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था नगरीय भूगोल के अंदर नगरीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं, जिसमें हमने देखा था कि उसके अंदर नगरों के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्या भी प्रमुख रूप से आ रही है, नगरों का आकार सिमट रहा है, पर्यावरण, जल व शुद्ध वायु की बड़ी समस्या हो रही है। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के अंदर यानी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसमें कई प्रकार की कार्य योजनाएं जैसे सीएनजी वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है, ओडी1 गाड़ियों की व्यवस्था या सम और विषम नंबर की गाड़ियों की व्यवस्था। तो इसका मुख्य विषय ही नगरीय भूगोल है। तो नगरीय भूगोल की जो जैसे जैसे समय परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे उसके अंदर नगर के अंदर क्या होगा यानी परिवर्तन आएगा, समस्याएं आएगी, उस समस्याओं का अध्ययन करना ही बेसिक सी रूप से नगरीय भूगोल का मुख्य विषय है। इसी कारण नगरीय भूगोल एक क्या है यानी लचीला विषय है, और लचीले के साथ गतिशील भी है। उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है उसको अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए नगरीय भूगोल है वो एक लचीला भी है और गतिशील सब्जेक्ट है नगरीय भूगोल, जिसमें नगरों के विकास के साथ साथ उन नगरों के विकास के साथ नगर का रूप कैसा है, नगर का प्रारूप कैसा है, या नगर का जो आकार है वो कैसा है। आपने देखा होगा कि जैसे अब नवीन नगर बन रहे हैं उसमें प्लानिंग के तहत यानी भावी विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यानी उसका विकास किया जाता है। भावी विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था है, या नगर के अंदर यदि हम देखें यानी समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। तो इसी प्रकार नगरीय भूगोल के अंदर देखें तो नगरीय भूगोल का विषय बड़ा लचीला है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है। नगरों के विकास के साथ उसका जो रूप है या उसका यदि हम देखें उसका जो स्वरूप है, या इसके अंदर यदि हम देखना चाहें नगर के अंदर आकार उसका कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उन सभी का अध्ययन हम नगरीय भूगोल के अंदर यानी इसके अंदर करते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने एक डायग्राम के माध्यम से इसके विषय क्षेत्र को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नगरीय भूगोल का पहले तो मैंने बात किया नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र पर हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, नगरीय भूगोल एक लचीला गतिशील विषय है, और नगरीय भूगोल के अंदर क्या है, उनका रूप यानी उसका आकार कैसा है, उसका स्वरूप, या इसके अंदर यदि हम देखें, उसके अंदर देखें नगरों का विकास, नगर के अंदर देखें नगर की क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार नगर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन के विषय को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए नगरीय भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसका भी निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि गतिशील है, लचीलापन उसमें पाया जाता है, और इसी के कारण इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफी व्यापक होता जा रहा है, विस्तारित होता जा रहा है। इस प्रकार नगरीय भूगोल के जो विषय क्षेत्र को यदि हम मोटे मोटे रूप में देखें तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 4 विषय कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 यदि हम देखना चाहें तो नगर का इकाई के रूप में अध्ययन। नंबर 1 क्या है? नगर का इकाई के रूप में अध्ययन। यदि मोटे मोटे रूप में देखें तो नगर के विषय से नगर का इकाई के रूप में अध्ययन करना, और इकाई भी क्या है, इकाई के अंदर यानी नगर की बसावट स्थान कैसा है, बसावट उसकी कैसी है, उसका भी अध्ययन इसके अंदर करेंगे। उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, जैसे कोई है धार्मिक केंद्र के कारण विकसित हो जाता है, जैसे चाहे अपने यदि हम बात करते हैं उज्जैन है, हरिद्वार है, ये जो धार्मिक क्रियाकलापों के कारण बने हैं। कई नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरते हैं, तो उसकी ऐतिहासिक विकास का अध्ययन भी एक इकाई के रूप में हम प्रमुख रूप से करते हैं। फिर नगर का आकार कैसा है, आयताकार है, ग्रिड आकार है, या अन्य शेप लिए हुए होता है, वो भी इसके विषय क्षेत्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यानी नगर की जननांकीय संरचना कैसी है, नगर की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यानी नगर की इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। इतने इसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतने इसके अंदर यानी आवासीय क्षेत्र है, इसके अंदर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी, इतने आवासों की यानी इसके अंदर यानी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्लानिंग की जाती है। तो इस प्रकार नगरीय भूगोल के अंदर एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा नगरीय भूगोल की जो भौतिक कार्यात्मक संरचना कैसी है, नगर की जो भौतिक संरचना है वो कैसी है, और उसका विस्तार होने के लायक है या नहीं है, उस पर ही निर्भर करता है कि वो नगर कितना लंबा विस्तारित होगा। यदि उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर विस्तार योग्य पर्याप्त भूमि है तो नगर का विकास स्वाभाविक रूप से इसके अंदर अधिक देखने को मिलेगा। तो नगरीय विकास इकाई के रूप में 4-5 बातों का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें नगर का बसाव स्थान क्या आएगा, नगर के अंदर यदि हम देखें ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि उसके अंदर क्या है, नगर का आकार कैसा है, नगर की जननांकीय संरचना इसके अंदर क्या है, नगर का जो भौतिक कार्यात्मक संरचना कैसी है, वो उनको एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। ये आ जाता है नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र। दूसरा, नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों का अध्ययन, यानी नगर व नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों का अध्ययन कैसे करेंगे। तो नगर की भूमि के साथ जो अन्य नगर हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोई अपने 60 किलोमीटर की दूरी में चूरू के अंदर लगभग क्या शहर है, चाहे इधर जाए राजगढ़ से लगभग 60-65 किलोमीटर चूरू आ जाता है। अपने यहाँ से जाए चूरू से इधर जाएंगे लगभग ये 35-40 किलोमीटर अपना तारानगर आ जाता है। सरदारसर भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। इधर से अपने जाए हनुमानगढ़ भी यानी एक नगर है, वो भी लगभग क्या है यहाँ से 60 किलोमीटर है। तो अलग अलग नगर की अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। इसके अंदर देखें जैसे राजगढ़ है, तो राजगढ़ नगर के अंदर यानी कुछ पर्टिकुलर उद्योग है, उनकी अलग विशेषताएं। जैसे हम बात करें यानी यहाँ राजगढ़ की यदि हम खाद्यान्न पदार्थों में देखें या यूं कहीं मिठाई में देखें तो यहाँ का प्रमुख मिठाई कतली और इसके अलावा सिट्टे हैं। तो यानी यहाँ की पर्टिकुलर विशेषता होगी इस नगर की।
और इधर थोड़ा दूर जाए चिड़ावा के जो पेड़े हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यानी अलग अलग नगर की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है और उस विशेषताओं के आधार पर समीपवर्ती नगर से उसकी हम तुलना करते हैं। जैसे अपना राजगढ़ है, राजगढ़ की यानी सेंट्रल बिंदु के अंदर है। राजगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो एक तरफ तो दिल्ली को जोड़ता है, दूसरी साइड में अपने जाएं जयपुर इधर जाते हैं हनुमानगढ़ दीवाना नगर, तो यानी एक सेंटर है, जंक्शन है। और जंक्शन जिस क्षेत्र में होगा वहां नगरीकरण का विकास थोड़ा द्रुत गति से होगा। तो दूसरा क्या है, नगर और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के संबंधों का अध्ययन। वो उन संबंधों का अध्ययन चाहे वो नगर के आवासीय क्षेत्र से संबंधित हो, नगर के अंदर विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं उससे संबंधित हो, उनका व्यापक जो अध्ययन हम करेंगे और उनके अंदर आपस में एक नगर से दूसरे नगर के अंदर कुछ विविधताएं मिलेगी, कुछ समानताएं मिलेंगी, उसके आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन होता है। और तुलना के आधार पर हम देखते हैं इस नगर की ये विशेषता है। जैसे भादरा नगर का मार्केट अच्छा है, यहाँ का मार्केट राजगढ़ का थोड़ा सा हल्का है, उसके बनिस्पत देखें। यहाँ मिठाई उद्योग का विकास अच्छा हुआ है, यहाँ परिवहन का समुचित व्यवस्था हो गई, राजगढ़ के चारों रिंग रोड की व्यवस्था हो गई, अच्छी बात है। उसकी वजह से नगर का विस्तार तीव्र गति से होगा। ये चीजें यानी इसके अंदर आ जाती है नगर उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों का अध्ययन। और इसके संबंधों का अध्ययन हम नगर की भूमि के साथ भी दूसरे नगर का तुलनात्मक अध्ययन इसके अंदर करते हैं। भूमि के साथ यदि हम देखें नगर का व्यवसायिक क्षेत्र कैसा है, यानी नगर के अंदर व्यवसायिक गतिविधियां कितनी है। अपने देखते हैं राजगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो पाया, रीको क्षेत्र। क्यों? क्योंकि उनको पूर्णतः प्रोत्साहन नहीं मिला, या जो उद्योग लगे थे उस उद्योगों की समुचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं हुई। तो वो एक व्यवसायिक यानी औद्योगिक रीको क्षेत्र डेवलप होना चाहिए था। जैसे भिवाड़ी अलवर वाला जो चित्र विकसित हो गया, तो उसमें कहीं न कहीं यानी यहाँ के स्थानीय कारक भी रहे होंगे, परिवहन का भी, या जो पूंजीपति जिन्होंने लगाए उनको समुचित लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो कल कारखाने बंद हो गए। तो यानी कहने का तात्पर्य है चाहे वो नगर की भूमि से संबंधित आंकड़े हो, या व्यवसायिक केंद्रों से संबंधित आंकड़े हो, या औद्योगिक इकाइयों से संबंधित आंकड़े हो, उसका एक नगर से दूसरे नगरों के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन का भी अध्ययन हम मुख्य रूप से इसकी यानी प्रमुख रूप से अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक नगर के आकार की स्थिति और समीपवर्ती क्षेत्र के आकार की स्थिति का आंकलन यानी उस नगर के यानी तुलना करते हैं। तो 2-3 फैक्टर आ जाते हैं। नगर के अंदर उसके समीपवर्ती नगरों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा थर्ड आता है नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। नगर के समीपवर्ती प्रदेशों का अध्ययन का हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन वाला टॉपिक हमने देख लिया था। अब इसका देखते हैं नगर का उसके समीपवर्ती संबंध यानी प्रदेशों से क्या संबंध है। देखिए कोई नगर है, नगर का जो विकास है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है जिसको अमलैंड कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। पृष्ठ प्रदेश जिस नगर का जितना धनाढ्य होगा वो नगर उतना ही मात्रा में यानी विकास करेगा। पृष्ठ प्रदेश एक बुश डोज का कार्य करता है किसी नगर का, और पृष्ठ प्रदेश से जैसे भूमि की अवाप्ति है उसके आसपास के नगरों से यानी ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से होती है, तो वो नगर के लिए भूमि उपलब्ध होगी, या अन्य जो कच्चे माल की सुविधा है वो सस्ते शरण की, यानी ये सारी की व्यवस्था है। नगर की अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन हम प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी करते हैं। तो नगर व समीपवर्ती जो नगर के आकार स्थिति के आधार पर भी उसका आंकलन करते हैं। तो नगर का जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर 2-3 चीजों का अध्ययन करेंगे। नगर के अन्य नगरों यानी नगर के समीपवर्ती नगरों के अंदर यानी कच्चे माल की सुविधा है, या उस नगर के अंदर भूमि की अवाप्ति है, और उस जो अमलैंड क्षेत्र है उस अमलैंड वाला जो क्षेत्र है उसके समीपवर्ती प्रदेश की स्थिति कैसी है। यदि वो सिंचित क्षेत्र है
तो कच्चा माल की प्राप्ति होगी, जिसमें तेल गाड़ी उद्योग है या कच्चे माल से संबंधित है जैसे कपास उत्पादन होती है तो सूती वस्त्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, उससे संबंधित इकाइयां उस क्षेत्र में यानी स्थापित होगी। तो नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश का संबंधों का अध्ययन यानी नगर उसके पास वाला जो अपलैंड क्षेत्र है या उसका जो पश्च प्रदेश है उस पश्च प्रदेशों में मुख्य रूप से दोनों में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि जो मेन नगर होता है वो उनकी सेवा का कार्य करता है उसमें, और नगर का जो उत्थान है वो उस पश्च प्रदेश पर निर्भर करता है, और नगर की उत्पत्ति उसका जन्म भी यानी उस पश्च प्रदेश पर ही निर्भर करता है। उदाहरण तो जैसे अपने चूरू के अंदर बहुत से उद्योगपति हुए, लेकिन उन्होंने कलकत्ता है या इधर अपने जाते हैं गुजरात है, अहमदाबाद है, वहां जाकर उद्योगों की स्थापना की। क्यों? क्योंकि यहाँ के आसपास के जो अपलैंड क्षेत्र था, पश्चिम प्रदेश था, वो कमजोर था, जिसके कारण यानी जो तैयार माल हो गया उद्योग यहाँ लगा लिया, लेकिन कच्चा माल तैयार माल खपेगा नहीं, तो वहां उस क्षेत्र के अंदर उद्योग स्थापित नहीं होंगे, उद्योगपति पूंजीपति को कम लाभ होगा। इसलिए पूंजीपति भी अपने यानी उद्योग लगाता है जहां पूरे उसको यानी पश्चिम प्रदेश मजबूत हो, बाजार हो, तो उस क्षेत्र के कारण ही शेखावाटी के जो यानी धनी थे वो यहाँ राजगढ़ से या सीकर झुंझुनू से चूरू से अपने क्या है बाहर, चाहे कलकत्ता हो चाहे मुंबई हो या गुजरात के बड़े नगरों के अंदर स्थापित हो गए। तो इस पर भी यानी पश्चिम प्रदेश के संबंधों का अध्ययन भी नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र है। इसके बाद नगरों के नियोजन से संबंधित बातों का अध्ययन, नगर के नियोजन से संबंधित बातों का अध्ययन यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर नगर के भावी प्रारूप का जो निर्देशन होता है, नियोजन होता है, तो उसमें नगर चूंकि किसी भी प्रदेश का जो नगर है वो उस क्षेत्र के अंदर विकसित होने में यानी वहां की जो मूल जनसंख्या निवास करते हैं उनको जितनी अधिक मात्रा में यदि वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा उतनी मात्रा में वो नगर का विस्तार उस क्षेत्र के अंदर अधिक देखने को मिलता है। इसलिए नगर के नियोजन से संबंधित बातों में यानी नगर के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है उन कठिनाइयों का अध्ययन भी नगर नियोजन के अंदर करते हैं। नगर के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। या किसी नगर के अंदर जल भर जाता है बारिश के कारण, तो उसके अंदर बारिश के जल का किस प्रकार उपयोग किया जाए जिसके कारण जल के कारण यानी आर्थिक नुकसान भी न हो और उस जल का उपयोग भी हो जाए। या तो जल को भूमि के अंदर डाला जा सकता है या उसी जल का उपयोग सिंचाई के रूप में सब्जियों के उत्पादन में भी किया जा सकता है, जिसके कारण उस क्षेत्र उस नगर पालिका नगर परिषद को आय का सोर्स भी दूसरी तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ नगर के अंदर यानी जल का समुचित उपयोग भी इसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार यानी बढ़ते ट्रैफिक की समस्या का अध्ययन भी नगर नियोजन के अंदर किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर बाहरी यानी अंदर ट्रैफिक जाम रहता है तो बाहरी साइड के अंदर रिंग रोड बना दी जाती है। जैसे हमने राजगढ़ चारों रिंग रोड बन जाएगा तो अंदर के अंदर आने की बजाय बाहर से लोग निकलेंगे तो उसके अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या मुख्य रूप से क्या है उससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जलवायु की समस्या व प्लानिंग का अध्ययन भी नगर नियोजन के अंदर किया जाता है। तो ये चार तो होंगे यानी मुख्य रूप से विषय क्षेत्र। इसके अलावा एक भूगोलवेता के अनुसार भी हम देख लेते हैं कि पी अमृतलाल ने मुख्य रूप से अपना एक लेख लिखा। उस लेख के माध्यम से उन्होंने नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को 11 भागों में बांटा। वो 11 यानी विषय क्षेत्र कौन कौन से उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे कौन सा, पी अमृतलाल। पी अमृतलाल के अनुसार पी अमृतलाल का क्या रेशियो ऑफ द बायोग्राफी ऑन अर्बन ज्योग्राफी, रेशियो ऑफ द बायोग्राफी ऑन अर्बन ज्योग्राफी एक लेख लिखा था पी.एस. अमृतलाल ने। उस लेख के आधार पर नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को 11 भागों में बांटा। किसने? पी अमृतलाल ने। रेशियो ऑफ द
बायोग्राफी ऑन अर्बन ज्योग्राफी नामक लेख में। उसके अंदर कौन कौन से विषय क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किया, तो उसमें एक काम शामिल किया नगरीय भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति को यानी इसके विषय क्षेत्र के अंदर नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर शामिल किया। दूसरा, नगरों की उत्पत्ति व प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, यानी पहले हम बात करते हैं चाहे मेसोपोटामिया के नगर हो, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो, चाहे अपने बात करते हैं हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा है या बैराट सभ्यता है, वो नगर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उसका उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अध्ययन भी नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र का विषय आ जाता है। तीसरा आ जाता है नगरीकरण का विश्लेषण किया जाता है। नगरीकरण का यानी किस प्रकार विस्तारित हो रहा है, कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावी हो रहे हैं नगरीकरण के अंदर, तो उसका अध्ययन भी नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। तो पीएस मतलाल ने नगरीय भूगोल की प्रकृति का को भी विषय क्षेत्र में शामिल किया है। नगर की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव कैसा हुआ है उसको भी उसके विषय क्षेत्र के अंदर शामिल किया है। इसके अलावा नगरीकरण का विश्लेषण, नगरीकरण का उत्थान कैसे हो रहा है उसका अध्ययन भी हम इसके अंदर करेंगे। नगरों के बसाव स्थान व बसाव की स्थिति कैसी है, नगर क्या प्लानिंग के तहत बसाया गया है या अव्यवस्थित रूप से बस गया, और उसमें बसावट के अंदर यानी वहाँ के जल निकास की व्यवस्था कैसी है, या वहाँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से वायु शुद्ध है या नहीं, उन चीजों का अध्ययन भी नगरीकरण के बसाव स्थान बसाव की स्थिति से अध्ययन किया जाता है। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है, चाहे वो ऐतिहासिक नगर हो, चाहे वो राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर विकसित हुए हों, या सैन्य हवाई अड्डों के रूप में यानी सैनिक छावनियों के रूप में कोई श्रीनगर की उत्पत्ति हुई है, तो उनका कार्यात्मक वर्गीकरण यानी किया जाता है। या ऐतिहासिक नगर कौन कौन से हैं, शैक्षिक नगर कौन से हैं, उसके अध्ययन का नाम भी नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट छठा देखना चाहिए नगरों का वितरण, आकार व स्थानिक दूरी कैसी है, नगरों का यानी किस तरह का वितरण है, आकार कैसा है, स्थानिक दूरी एक नगर से दूसरे नगर के बीच में कितनी है, उसका अध्ययन भी नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें नगरीय भूगोल का कार्यात्मक दृष्टिकोण, नगरीय भूगोल कि कार्यात्मक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य कि नगर के अंदर यानी वहां की भूमि है या उसका यानी अम्लयन क्षेत्र है, उसके अंदर कार्यों के आधार पर यानी अलग अलग भूगोलवेताओं ने समाजशास्त्र में वर्गीकरण किया, उसका अध्ययन भी प्रमुख रूप से इसका विषय क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें नगरों के बाह्य क्षेत्रीय संबंध, नगर प्रदेश और नगर का पदानुक्रम, नगर का जो बाह्य क्षेत्र है अम्लयन क्षेत्र है उसका या नगर से क्या संबंध है, धनात्मक संबंध है तो नगर का विकास होगा, ऋणात्मक संबंध है तो धीरे धीरे नगर का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा, नगर पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएगा। और नगर का पदानुक्रम यानी उसका आकार कैसा है, समीपवर्ती नगर से उसका आकार बड़ा है छोटा है, उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा नगरों के बाह्य क्षेत्रीय संबंध हमने देख लिया, नगरों का विस्तार एवं परिवर्तन, ये नगर का विस्तार कैसे होगा भी उसके आसपास वाला जो अम्लयन क्षेत्र है या प्रभाव क्षेत्र है या पश्चिम प्रदेश है जितना समृद्ध होगा, जितनी भूमि की अवाप्ति होगी नगर का विकास वैसा होगा। नगर के अंदर औद्योगिक इकाइयां कितनी है, नगर के अंदर शैक्षिक केंद्र कितने के हैं, नगर के अंदर यानी अन्य जो सुविधाएं हैं वो कितनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, उसी के आधार पर नगर के अंदर विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। परिवहन की क्या व्यवस्था है या नगर की प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी है, उस पर भी नगर की यानी विस्तार निर्भर करता है और उसी के आधार पर नगर में परिवर्तन होता है। नगर से फिर महानगर हो जाता है, महानगर से वृहद नगर हो जाता है, नगर से फिर क्या है यानी महापुलिस, फिर क्या है समनगर। जैसे जैसे नगर का यानी पश्चिम प्रदेश मजबूत होगा, नगर के पास छोटे छोटे लघु नगरों का विकास होगा, आपस में मिल जाएंगे, समनगर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार नगर का जो विस्तार है वो निर्भर करता है पश्चिम प्रदेश से। पश्चिम प्रदेश जितना मजबूत होगा, समृद्ध होगा, नगर को उतना ही पुष्ट मिलेगा और नगर का विस्तार उतना ही तीव्र गति से प्रमुख रूप से होगा।
होगा। आपराधिक घटनाएं उस नगर में कितनी होती है, नगर आपराधिक घटनाएं होती हैं तो आमजन उसमें आने पसंद नहीं करेगा, तो नगर का विस्तार अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपराधिक क्रियाएं भी इसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल की जाती है। भूगोल एवं नगर नियोजन। भूगोल बेसिकली नगर के पश्चिम प्रदेश के अंदर वहां की भूमि है या अन्य जो सुविधाएं उसका, और उसके अंदर नगर का नियोजन कैसे हो, नगर का व्यवस्थित प्लानिंग किया जाए, और प्लानिंग के तहत उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याओं का एक प्लान बनाया जाए। दीर्घकालिक समस्याएं कौन कौन सी है, लघुकालिक समस्याएं कौन कौन सी है, उनका एक व्यापक प्रारूप बनेगा। उस पर फिर क्या है, चरणबद्ध तरीके से कार्य योजनाएं बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, और ऊपर से यानी उसके अंदर आय के सोर्स कौन कौन से हैं, स्वयं के जनरेटेड आय के सोर्स कौन से हैं, ऊपर से राज्य सरकार केंद्र सरकार से उस नगर को यानी कितना अनुदान मिल रहा है, कितना यानी बजट मिल रहा है, उसके पर भी नगर के निर्माण की कार्य योजनाएं डिसाइड होती है। तो इस प्रकार जो पी अमृतलाल ने जो अपना लेख लिखा था, रिव्यू ऑफ बायोग्राफी ऑन द अर्बन ज्योग्राफी में, नगरीय भूगोल के विशिष्ट क्षेत्र को 11 भागों में डिवाइड किया। तो इसके बारे में भी जो क्योंकि बड़ा तो 5 से 6 पेज का तो आपको इसको करना ही है, व्यवस्थित तरीके से करना है। जैसे इसमें दिया तो इसके अंदर प्लानिंग रूप से डायग्राम बनाने, रेखा चित्र बनाने, इसके अंदर देखें तो इसका डायग्राम बना के आप इसको 1-1.5 पेज के अंदर मैप के माध्यम से हम किसी नगर का प्रारूप बना के इसको अंदर दर्शा सकते हैं। जितना रेखा चित्र डायग्रामों का प्रयोग भूगोल के अंदर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उतने ही अधिक अंक इसके अंदर आएंगे। तो हालांकि मैं ये सब्जेक्ट पहले ही बता दिया कि इस पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरा प्रवृत्ति है कि कुछ नया सीखने की, तो इसलिए हो सकता है इसमें कुछ गलतियां रही हो, क्योंकि उतना जब हम उसके अंदर डीप जाते हैं, हालांकि कोशिश की है मैंने, नोट्स भी बनाए, उसको बाकायदा क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर करें और इसको आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करके लिखित के अंदर पहले प्रैक्टिस करके आए, ताकि आपको लिखते समय बढ़िया तरीके से व्यवस्थित रूप से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो 3 वीडियो नगरीय भूगोल के बनाए हैं तो उसको आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, और इसके अलावा अन्य जो आपके सहायक सामग्री हैं सरने करवाइए, उनका भी आप अवलोकन करें, अध्ययन करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार से बेस्ट रिजल्ट इस बार आए, क्योंकि पिछली बार तो यानी कई स्टूडेंटों का हिट रह गया था, वो चीज़ें भी की बार नहीं हो, तो बढ़िया तरीके से टाइम भी काफ़ी मिल गया, तैयारियां भी आपकी अच्छी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।